Hello and welcome back, students. Today we are going to start with our third unit, that is human health and diseases. In this chapter we are going to deal with certain points. First is common diseases in human beings, and immunity, AIDS, cancer, and drugs and alcohol abuse. So one by one we will see all the points. Very first, what is a disease? The improper functioning of one or more organs or system of the body. When it is adversely affected, then it gives rise to various signs and symptoms. That is, we have disease. कब बोला जाता है कि हम डिजीज्ड हैं? जब हमारी बॉडी का कोई ऑर्गन या कोई पार्ट या कोई ऑर्गन सिस्टम में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है या उसमें कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तो वो उससे कुछ वेरियस साइंस या सिम्टम्स दिखाई देते हैं, तब बोला जाता है कि हमें कोई डिज़ीज़ हुई है। जैसे कि अगर हमारी एलिमेंट्री कैनाल में कुछ प्रॉब्लम हुआ है या कोई इन्फेक्शन हुआ है, उस समय क्या होता है कि हमें स्टमक पेन हो सकता है, हमें डिसेंट्री हो सकती है, कुछ भी प्रॉब्लम हमें हो सकती है। तो इस तरीके से जो है हम बोलते हैं कि वो कोई ना कोई हमको सिम्टम्स उसके या कोई ना कोई साइन आ रही है, तब बोला जाता है कि वी आर हैविंग सम प्रॉब्लम, वी आर हैविंग डिजीज़ और हमारा एलिमेंट्री कैनाल में कुछ इन्फेक्शन है। सो डिजीज़ मतलब कि डिसईज, दैट मीन्स हमारी बॉडी इज़ नॉट एट ईज, देन ऑल्सो इट इज़ कॉल्ड एज डिजीज़। डिजीज़ जो होती हैं, एज यू ऑल नो, बचपन से ही हम पढ़ते आ रहे हैं कि डिजीज़ जो होती हैं ट्रांसमिशन के हिसाब से कि हाउ इट इज़ ट्रांसमिटेड, तो वेदर इट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अदर और इट कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अदर। इसके हिसाब से डिजीज़ जो होती हैं वो दो टाइप की होती हैं। वन इज़ इन्फेक्शियस और द कम्युनिकेबल डिजीज़, and the next one, it is the non-communicable or the non-infectious disease. So the disease which can be easily transmitted from one person to other by any means, it is called as infectious or the communicable disease. The next one is the non-infectious or the non-communicable disease. So, what is the non-communicable disease? Diseases which cannot be transferred or transmitted from one person to another person. It is called as non-infectious or non-communicable disease. Now one more word comes, that is called as pathogens, and one more you might be knowing a word, it is called as the vector. It is vector. तो वेक्टर मैं आपको इसमें एक एग्जांपल मलेरिया का लेकर बताऊंगी कि इन दैट मलेरिया यू विल सी कि व्हाट इज़ अ वेक्टर एंड व्हाट इज़ पैथोजन। जैसे कि जो मच्छर होता है और द फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, वो क्या कर रहा है, सिर्फ एक वेक्टर की तरह वर्क कर रहा है, मतलब एक कैरियर की तरह वर्क कर रहा है। उसके अंदर वो डिजीज़ कॉजिंग जो है प्रोटोजोन, जो कि मलेरिया को कॉज कर रहा है, वो प्रेजेंट होता है, दैट इज़ द प्लाज्मोडियम। सो वेक्टर क्या है, दैट इज़ द फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। जैसे कि मक्खियाँ जो होती है वो भी बहुत सारे डिजीज़ के लिए वेक्टर की तरह काम करती हैं, लेकिन एग्जैक्टली उस डिजीज़ को कॉज करने का जो ऑर्गेनिज्म है वो दूसरा होता है। सो दे आर कॉल्ड एज द पैथोजेंस। So disease causing organisms, they are the pathogens, and the carrying or the carriers, they are the vectors. Now health is affected by, आखिर अगर हम हेल्दी हैं और अगर हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है या हमारी हेल्थ जो है किस कारण से अफेक्टेड होती है, व्हाट आर द रीजंस व्हेन वी बिकम अनहेल्दी। सो वेरी फर्स्ट रीज़न इज़ द जेनेटिक डिसऑर्डर। तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स का मतलब होता है कि जब कोई चाइल्ड अपने जब बर्थ ही लेता है, व्हेन अ चाइल्ड इज़ बॉर्न विद डेफिशिएंसी और द डिफेक्ट्स from its birth time only, that means that disease or that deficiency the child is inheriting from his or her parent,
वो बच्चे को जो वो बीमारी है उसके पेरेंट्स से मिल रही है या पेरेंट्स से इनहेरिट हुई है। तो इस तरीके की जो डिजीज़ेस होती हैं दे आर कॉल्ड एज द जेनेटिक डिसऑर्डर्स। नेक्स्ट है इन्फेक्शंस। हम कभी बाहर गए, गंदा खा लिया, कुछ खा लिया, खुली हुई कोई चीज़ें खा ली, गंदा पानी पी लिया, तो वी गेट इन्फेक्शंस। दे मे बी वायरल इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, फंगल इन्फेक्शंस, बहुत सारे इन्फेक्शंस है जिससे हमारी हेल्थ जो है वो इट कैन गेट अफेक्टेड। थर्ड इज़ लाइफस्टाइल विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे कि हमारी हेल्थ बहुत अच्छी तरीके से इससे अफेक्टेड होती है। आजकल के बच्चे जो हैं उनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ही इस लाइफस्टाइल से अफेक्टेड होती है। एज द लाइफस्टाइल दैट मीन्स वी डोंट टेक अ हेल्दी और अ बैलेंस्ड डाइट, and we many children they like to eat the junk food only, and the water what we are drinking, we sometimes people they drink water from anywhere they get, वो ये भी नहीं देखते कि पानी साफ़ है या नहीं है, फिर हम कितनी रेस्ट कर रहे हैं, कितनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, एंड व्हाट आर द हैबिट्स दैट वी हैव एंड व्हाट आर द गुड हैबिट्स दैट वी डोंट हैव। सो दिस ऑल आर द लाइफस्टाइल्स। सो इनके कारण क्या होता है? सो द जेनेटिक डिसऑर्डर्स, first what is that? That is the genetic disorder. The second one is the infection, and third by which the health is affected is the lifestyle, which includes the food, water, then the rest and the exercise which we give to our bodies, and the habits that we have or lack. Now what is health? द टर्म हेल्थ इज़ वेरी यूज्ड फ्रीक्वेंटली। कई बार हम कहते हैं हम बहुत हेल्दी हैं, बिल्कुल हमें कोई बीमारी नहीं है। तो वॉट डज़ इट मीन? हेल्थ डज़ नॉट सिंपली मीन्स द एब्सेंस ऑफ डिजीज़। इसका सिर्फ इतना ही ये मतलब नहीं है कि अगर हमें कोई बीमारी नहीं है तो क्या हम हेल्दी हो गए? नो, नॉट एट ऑल। हेल्थ इट इज़ डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। तो हेल्थ का क्या मतलब हो गया? पूरी की पूरी एक कंप्लीट फिजिकल, मतलब हमारी बॉडीली, मेंटल दैट मीन्स अवर हमारा मेंटल फिटनेस भी होना चाहिए, सोशल वेलबींग मतलब हमारे को हमारे एक सोशल लाइफ भी होनी चाहिए, हमारे आसपास के लोगों से हमारे कैसे रिलेशंस हैं। इसका मतलब होता है कि जब ये सारी चीज़ें हमारी पूरी तरीके से परफेक्ट हैं, देन इट इज़ सेड दैट वी आर हेल्दी। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति, उसको कोई बीमारी नहीं है लेकिन फिर भी वो बाहर निकलेगा तो अपने पड़ोसियों से बात नहीं करेगा, किसी को देखकर कुछ नहीं बोलेगा, कोई शेयरिंग की हैबिट नहीं है, तो इस तरीके के व्यक्ति को वी डोंट कॉल हिम एज अ कंप्लीट हेल्दी पर्सन। दैट मीन्स ही इज़ नॉट अ सोशल वेलबींग। कुछ लोग मन में कुछ ना कुछ सोचते रहेंगे, समथिंग उनके दिमाग में चलता रहेगा कि ये मेरे बारे में ऐसा सोच रहा है, फलाने मेरे बारे में ऐसा सोच रहा है। दैट मीन्स सम और द नेगेटिव थॉट्स दे आर कंटिन्यूसली कम्स इन वंस माइंड, तो ही इज़ नॉट सेड टू बी मेंटली फिट। तो इस तरीके से जो है हेल्थ इट डज नॉट सिंपली मीन्स द एब्सेंस ऑफ द डिजीज़ और फिजिकल फिटनेस। it could be defined as the complete physical, mental and social well-being. So when the people are healthy, they are not more efficient at work. This increases productivity, brings economic prosperity. Health also increases the longevity of the people and reduces the infant and the maternity mortality rate. अगर इंसान हेल्दी है तो उसका जो लाइफ स्पैन होता है वो भी लंबा होता है। हेल्दी अगर बच्चा भी है तो इन्फेंट का जो डेथ रेट है वो भी कम हो जाता है। अगर मदर्स भी हेल्दी हैं तो मदर का यानी कि मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट जो है वो भी रिड्यूस होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट फॉर द गुड हेल्थ? आखिर एक गुड हेल्थ को मेंटेन करने के लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या होती हैं? वेरी फर्स्ट, क्लास 6 से हम पढ़ते आ रहे हैं, व्हाट इज़ बैलेंस डाइट? बैलेंस डाइट इसका मतलब है कि हमारे फूड में वो सारी एसेंशियल चीज़ें प्रेजेंट होनी चाहिए, जैसे विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, रफेज है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, इन सब की जो है क्वांटिटी एक रिक्वायर्ड क्वांटिटी के फॉर्म में ये होना चाहिए। इट शुड बी इन अ बैलेंस्ड फॉर्म, दैट इज़ कॉल्ड एज अ बैलेंस्ड डाइट। पर्सनल हाइजीन, ऐसा नहीं है कि हमने अच्छे से बढ़िया पूरा बैलेंस डाइट खा ली, खाने में सारी ही चीज़ें हमने रिक्वायर्ड अमाउंट में खा ली, इन अ बैलेंस्ड फूड वी हैव टेकन,
बट वी आर नॉट क्लीन। हम हमारे पर्सनल हाइजीन का ध्यान नहीं रख रहे हैं, हम साफ नहीं रह रहे हैं। सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ अवर पर्सनल हाइजीन ऑल्सो। रेगुलर एक्सरसाइज इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। हम पर्सनल हाइजीन भी रख लेंगे, बैलेंस डाइट भी रहेगी, लेकिन हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो भी क्या होगा, हमारे जो कुछ बॉडी पार्ट्स है वो बीमार हो सकते हैं। सो दिस ऑल आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ गुड हेल्थ। Yoga has also been practiced since time memorial to achieve physical and mental health। आजकल ज़्यादा करके योगा पे बहुत ज़्यादा इम्फेसिस दिया जा रहा है क्योंकि द लाइफ इट इज़ टोटली फुल्ली ऑफ स्ट्रेस। तो टू मेंटेन आवर मेंटल हेल्थ ऑल्सो योगा की प्रैक्टिस को बहुत ज़्यादा जो है आजकल बोला जा रहा है कि वी शुड डू दिस योगा ऑल्सो टू अचीव द फिजिकल एंड द मेंटल हेल्थ। Awareness about the diseases and their effect on different bodily function, vaccination against infectious diseases। साथ के साथ हमें जो बहुत सारी बीमारियां हैं उनके बारे में जानकारी भी या उनके बारे में अवेयरनेस होना चाहिए और उनकी बीमारी से हमारे बॉडी के फंक्शन पे क्या क्या इफ़ेक्ट होगा, दैट ऑल्सो वी शुड नो। एंड ऑल्सो वी शुड हैव अ नॉलेज ऑफ वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट मैनी इन्फेक्शियस डिजीज़ेस जैसे पोलियो है, इन सब के वैक्सीन्स के बारे में, हेपेटाइटिस है, DPT है, ऑल दिस वैक्सीनेशन नॉलेज वन शुड हैव, जिससे कि वो अपने आप को इम्यूनाइज करके दे कैन हैव द वैक्सीनेशन अगेंस्ट द इन्फेक्शियस डिजीजेस। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट, ऐसा नहीं कि कुछ भी कचरा है हमारे घर के आसपास हम फेंक दें उसको। तो जितना भी वेस्ट जनरेट होता है उन सब का प्रॉपर डिस्पोजल जो है दैट इज़ ऑल्सो नेसेसरी। नहीं तो क्या होगा, हमारे आसपास गंदगी इकट्ठी हो जाएगी, सो इट विल कॉज अगेन डिजीजेस। कंट्रोल ऑफ द वेक्टर्स, वही जैसे मैंने अभी कहा, जैसे कि मच्छर हैं, मक्खी हैं, ये सब हमारे आसपास हमको नहीं पनपने देना चाहिए। कहीं पर भी स्टैग्नेंट वाटर जो है उसको इकट्ठा नहीं होने देना है। खाने को हमको ऐसे ही नहीं फेंक देना है, जिससे क्या होगा, मक्खियाँ वहाँ पर आएंगी एंड दे आर डिजीज़ कॉजिंग। And maintenance of hygienic food and water resources are necessary for achieving good health। इन सब के साथ साथ हमें एक हाइजीनिक फूड और वाटर जो है उसको भी यूज़ करना चाहिए। जब ये सारी चीज़ें जो हैं हम यूज़ करेंगे, दैट इज़ वी विल टेक बैलेंस डाइट, personal hygiene, regular exercise, yoga, and awareness about the diseases, vaccination, proper disposal of the waste, control of the vectors. So all this along with hygienic food and water, they are necessary for achieving the good health. Diseases that we have explained you in the previous slides only. Now common diseases in human beings. As you all know that human beings they suffer from many different types of diseases and a wide range of organisms belonging to bacteria, viruses, fungi, protozoans, helminths, etc. They all causes different types of diseases in man. सच डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स, ये डिजीज़ फैलाते हैं कौन, प्रोटोजोन्स हैं, हेलमिन्स हैं, फंगी हैं, वायरसेस हैं, बैक्टीरिया हैं। तो एज यू ऑल नो, मैंने पहले ही आपको बताया कि व्हाट आर पैथोजेंस। सो दीज डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स सच एज प्रोटोजोन्स, फंगी एक्सेट्रा, दे आर कॉल्ड एज द पैथोजेंस। ऑल द पैरासाइट्स आर देयर फॉर पैथोजेंस। तो जितने भी पैरासाइट्स ह्यूमन पे या किसी भी एनिमल के ऊपर रह रहे हैं, है ना, उस पे पैरासाइट की तरह रह रहे हैं, ह्यूमन और द एनिमल दे आर द होस्ट, सो दे ऑल आर द पैथोजेंस। पैथोजेंस जो हैं हमारी बॉडी में कई तरीके से एंट्री ले सकते हैं और वो हमारी बॉडी में मल्टीप्लाई होते हैं और हमारी जो नॉर्मल वाइटल एक्टिविटीज़ हैं और हमारे मॉर्फोलॉजिकल और फंक्शनल डैमेज करते हैं। पैथोजेंस जो होते हैं वो एनवायरनमेंट में एक अलग लाइफस्टाइल होती है, लेकिन व्हेन दे एंटर द होस्ट बॉडी, वो हमारे होस्ट बॉडी का जो इन्वायरमेंट है उसके हिसाब से वो अडाप्ट कर लेते हैं खुद को।
फॉर एग्ज़ाम्पल द पैथोजेंस दैट एंटर, जैसे कि कुछ पैथोजेंस जो होते हैं या कुछ डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स जो कि एटमॉस्फेयर में बाहर रह रहे हैं, लेकिन फिर आकर अगर वो समझिए कि हमारे स्टमक में कोई इन्फेक्शन फैला रहे हैं, तो हमारे इन स्टमक का आपको अच्छे से मालूम है कि पीएच कैसा होता है, लो पीएच होता है। बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं जो कि डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स को ख़त्म करते हैं। तो इस तरीके के ऑर्गेनिजम्स या इस तरीके के पैथोजेंस जो कि हमारे स्टमक में आकर कोई डिजीज़ फैला रहे हैं, तो क्या होगा, दे विल हैव द रेजिस्टिविटी against those various digesting enzymes, and also they will survive in the low pH of the stomach. Few representatives members from different or groups of the pathogenic organisms are discussed here, along with the disease caused by them. Preventive and the control measures against these diseases in general are also डिस्क्राइब्ड। अब यहाँ पर हम एक एक करके एक एक डिजीज़ देखेंगे, कॉज्ड बाय वायरसेस, कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, फंगी, हेलमेंट्स और द वर्म्स एक्सेट्रा, और इन सब को के लिए जो प्रिवेंटिव और कंट्रोल मेजर्स हैं और इनसे होने वाली जो डिजीज़ेज़ हैं, दैट ऑल वी विल सी नाउ हियर इन द फर्दर स्लाइड्स। वेरी फर्स्ट इज़ टाइफॉइड। आप सभी ने इसके बारे में सुना होगा। तो द साल्मोनेला टाइफी इज़ अ पैथोजेनिक बैक्टीरियम। अब यहाँ पर आपके चैप्टर में खास चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं। यहाँ डिजीज़ के नाम, इसका जो कॉजिंग पैथोजन है, इसके बारे में आपको अच्छे से याद रखना है और इससे कौन सी डिजीज़ हो रही है। सो द डिजीज़ कॉजिंग पैथोजन और इसके प्रिवेंटिव मेजर्स, साथ में इसमें कौन से सिम्टम्स जो हैं इस बीमारी में दिखाई देते हैं, दिस ऑल यू विल हैव टू लर्न वेरी प्रॉपरली। सो टाइफॉइड जो है, इट इज़ कॉज्ड बाय अ पैथोजेनिक बैक्टीरियम विच इज़ कॉल्ड एज साल्मोनेला टाइफी। व्हाट इट इज़? इट इज़ साल्मोनेला टाइफी। ये वी कैन सी ओवर हियर। Salmonella typhi. It is the pathogenic bacterium which causes typhoid fever in human beings. These pathogens, they generally enter the small intestine. Small intestine में ये कैसे पहुँचते हैं? Through food and contaminated water with them and migrate to other organs through the blood. पहले ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में कंटैमिनेटेड फूड या वाटर के द्वारा, कंटैमिनेटेड मतलब कि गंदा फूड या वाटर के द्वारा ये पहुंचते हैं और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से ये हमारे दूसरे ऑर्गन्स में ब्लड के थ्रू माइग्रेट होकर चले जाते हैं। फिर इससे क्या होता है, इसके जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं, सस्टेन्ड हाई फीवर 39 डिग्री टू 40 डिग्री सेल्सियस, वीकनेस, स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक एंड लॉस ऑफ एपेटाइट यानी कि भूख नहीं लगना आर सम ऑफ द कॉमन सिम्टम्स ऑफ द डिजीज़। तो इस डिजीज़ के सिम्टम्स क्या हो गए, ये आपको याद रखना है। दैट इज़ द सस्टेन्ड हाई फीवर, वीकनेस, स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक and loss of appetite. These are the symptoms for the typhoid. So typhoid, it is caused by what? Salmonella typhi. And these pathogens, they enter in the human small intestine through contaminated food and water and migrate to other organs through blood. और जब ये ब्लड से दूसरे ऑर्गन्स में पहुंच जाते हैं तो क्या होगा, सस्टेन्ड या कंटिन्यूएशन में हमको 39 डिग्री से लेकर 40 डिग्री तक फीवर होगा, कमज़ोरी आने लगेगी, स्टमक पेन होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, हेडेक, भूख नहीं लगना। ये सब क्या है, कॉमन सिम्टम्स है फॉर दिस डिजीज़। फिर सीवियर केसेस में क्या होने लगेगा, जब इसकी कोई इलाज नहीं होगा और केस जब सीवियर होने लगेगा, उस स्थिति में क्या होगा, इंटेस्टाइनल परफोरेशन, हमारे इंटेस्टाइन में क्या होने लगेगा, परफोरेशंस या छेद होने लगेंगे एंड इट में कॉज, सीवियर केसेस में क्या होगा, डेथ तक हो जाएगी। टाइफॉइड जो फीवर है, इसको टेस्ट करने के लिए या इसको कंफर्म करने के लिए जो टेस्ट किया जाता है, दैट इज़ द विडाल टेस्ट। इसको भी याद रखेंगे आप, विडाल टेस्ट से जो है टाइफॉइड फीवर जो है उसका कंफर्मेशन होता है। और इसका एक बहुत ही एक अच्छा एग्जाम्पल है यहाँ पर मेडिसिन के केस में, कि एक नाम है यहाँ पर मैरी मेलोन का।
इसको निक नेम बाद में दिया गया टाइफॉइड मैरी। ये यहाँ पर इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि शी वॉज अ कुक एज अ प्रोफेशन, वो एक कुक थी और बहुत ही लंबे समय तक ये क्या किया था, इसने अपने फूड के ज़रिए टाइफॉइड को स्प्रेड किया था। दैट इज़ वाई हर नेम वॉज शी वॉज कॉल्ड एज द निकनेम्ड एज द मैरी, टाइफॉइड मैरी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर ये साल्मोनेला टाइफी जो है इसका यहाँ पर पिक्चर बताया गया है। Now we will see pneumonia. Bacteria like Streptococcus pneumoniae. क्या नाम है इसका? Streptococcus pneumoniae. And Haemophilus influenza. These both are responsible for the disease in the human beings for causing the pneumonia. Now next one क्या है हमारा? निमोनिया के बारे में पहले हमने देख लिया टाइफॉइड के बारे में. नाउ वी विल सी निमोनिया. सो निमोनिया इट इज़ कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया called as Streptococcus pneumoniae and Haemophilus influenzae. These are responsible for the disease pneumonia in humans. और ये निमोनिया जो है जनरली सर्दी जुकाम से रिलेटेड है. इससे क्या होता है कि अब सर्दी जुकाम से रिलेटेड है तो कहीं ना कहीं लंग्स का काम आएगा यहाँ पर. सो व्हाट हैपन्स हियर द ह्यूमन विच इसमें क्या होता है इट इन्फेक्ट्स द एल्वुलाई. एल्वुलाई आपको अच्छे से मालूम है इट इज़ द एयर फिल्ड सैक्स in the lungs. As a result of the infection, the alveoli get filled with the fluid leading to severe problems in the respiration. मैं आपको इमेज बताऊंगी. इसमें क्या होता है एल्वुलाई जो होती है एयर सैक्स जो होते हैं लंग्स के अंदर जिसके के अंदर एयर भरती है तो यहाँ पर क्या होता है एक फ्लूइड फिलअप हो जाता है. इस फ्लूइड के कारण क्या होता है एयर को कम जगह मिलती है, सरफेस एरिया एयर के लिए कम हो जाता है. सो इसके कारण रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होने लगती है. सो व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ निमोनिया? इट इंक्लूड्स फीवर, चिल्स, कफ एंड हेडेक. ओके, सो द सिम्टम्स ऑफ निमोनिया आर फीवर, चिल्स मतलब एकदम कपकपी के साथ लगना और फिर कफ होना और हेडेक होना. और सीवियर केसेस जो हैं इसमें जो लिप्स हैं, होठ जो हैं और फिंगर्स जो हैं इट टर्न्स ग्रे टू ब्लूइश इन कलर. रिमेंबर दिस. सीवियर केसेस में क्या होगा लिप्स और फिंगर्स नेल्स जो हैं ये ग्रे टू ब्लूइश कलर में चेंज हो जाएंगे. और हेल्दी पर्सन को ये बीमारी कैसे लगेगी? इन्फेक्शन से. कोई भी जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसने अगर आपने उसका ग्लास शेयर कर लिया, उसके बर्तन शेयर कर लिए और आप उसने अगर खांसी की है तो उसके ड्रॉपलेट्स जो हैं उसके थ्रू भी जो है आपको ये हो सकती है. इसके साथ साथ डिसेंट्री, प्लेग, डिफ्थेरिया एक्सेट्रा जो हैं ये भी बैक्टीरियल डिजीज़ हैं ह्यूमन बीइंग में. नाउ दिस आर नॉट इन योर सिलेबस एट प्रेजेंट. आपको यहाँ पर जो बैक्टीरियल डिजीज़ थी ये हमने देख ली. दैट वाज टाइफॉइड एंड दिस निमोनिया. I think so it is clear to you all.